नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब? सब ठीक हैं? और आपकी पढ़ाई सब लोगों की ठीक चल रही होगी। तो हमने अभी तक आपके इतिहास के 3 क्लासें पढ़ ली, जिसमें आज आपकी 4th क्लास है। और लास्ट क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में शुरुआत कर दी थी कि हमने विश्व की सभ्यताएं देखी थी, कौन कौन सी सभ्यता थी जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानी जाती थी। और हमने ये भी देख लिया था कि हमें कहाँ-कहाँ से आपके हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं और कितने देशों में आपकी ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता का परिचय क्या है या इसका अतीत कहाँ से हुआ है। तो आप सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को जल्दी से इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए और जल्दी से आप लोग थंबनेल का साइन दीजिए। क्या आप लोग तैयार हैं? यस या नो जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय या अतीत। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय की बात करते हैं या इसकी अतीत की बात करते हैं, तो एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था सर्वप्रथम 1826 में, उन महान व्यक्ति का नाम था चार्ल्स मैनसन। क्या नाम था? चार्ल्स मैनसन एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक प्राचीन नगर जिसका नाम था हड़प्पा का उल्लेख किया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक प्राचीन नगर यानी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय की बात करते हैं, तो यहीं पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था चार्ल्स मैनसन ने 1826 ईस्वी में, कब की बात चल रही है आपकी? 1826 ईस्वी में एक ईस्वी में एक प्राचीनतम नगर, एक प्राचीनतम नगर हड़प्पा का उल्लेख किया। हड़प्पा का उल्लेख किया। तो याद रखना है आपको कि अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि बताइए सर्वप्रथम हड़प्पा की जानकारी या हड़प्पा शब्द का उल्लेख या हड़प्पा नगर का उल्लेख किसने किया था, तो आपको याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? सर्वप्रथम प्राचीन नाम देने वाले थे चार्ल्स मैनसन। कौन थे आपके? चार्ल्स मैनसन ने नाम दिया था। फिर इसके बाद क्या हुआ? देखो, हमारे मन में आती है कि अगर आपसे कोई कह दे इधर से 10 किलोमीटर दूर पर एक भूत बंगला है, हाँ या ना? अरे बोलिए यस या नो। तो अब आपके मन में क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, क्यों ना उसको एक बार देख लिया जाए। ऐसा ही होता है या नहीं होता? तो चार्ल्स मैनसन ने एक बताया कि एक प्राचीन नगर है जिसका नाम क्या है? हड़प्पा है। अब क्या हुआ? कुछ समय बाद बोले तो 1851 या दो डेट देखने को मिलती है, 1853, 1851 या 1853 में। आपको पता है 1853 में भारत में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। क्या बिछाई जा रही थी आपकी? रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो तभी यहाँ पर उत्खनन हो रहा। आपको पता है रेल लाइन बिछाई जाती है तो आसपास की जगह से मिट्टी लाई जाती है। वहीं पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे आपके? अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया। उन्होंने देखा कि यहाँ पर जब हम आपको पता ट्रेन से जाते कहीं दूर दूर हमें पहाड़ पर्वत दिखते हैं, उनको भी यहाँ दूर से एक टीला समझ में आया। और जिसका जब उन्होंने बाद में पता किया तो इनका चार्ल्स मैनसन ने इनका नाम बताया कि यहाँ एक नगर हुआ करता था जिसका नाम क्या था? हड़प्पा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपका कि 1873 या 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है आपके? अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम हड़प्पा, किसकी बात चल रही है आपकी? सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया। देखिए, क्वेश्चन याद रखना है, दो नाम याद रखिए। सर्वप्रथम हड़प्पा का शब्द का उपयोग किसने किया था? चार्ल्स मैनसन। लेकिन हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण करने वाले कौन थे आपके? अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर बात क्या हुई? देखो, आपको पता है अगर आप एक बार कहीं घुमाते हैं
तो फिर आप उसका रोड भी पता होता, कहाँ से जाते हैं, कैसे जाना है, कहाँ कहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। फिर जब ये एक बार घूमने गए तो दूसरी बार इन्होंने उसका मैप जारी कर दिया। क्या जारी कर दिया? मैप। अब उसका नक्शा तैयार कर दिया इन्होंने, अब हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे। तो याद रखना है, हड़प्पा का मानचित्र किसने जारी किया था? बताइए, हड़प्पा का मानचित्र किसने जारी किया? तो आप बताएंगे जो अलेक्जेंडर कनिंघम है। कौन है आपके? अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1856 में हड़प्पा का क्या कर दिया? मानचित्र जारी किया। यानी आप बताएंगे यही एक डेट आएगी आपकी। कौन सी डेट आएगी आपकी? 1856 में। कौन सी डेट है आपकी? 1856 में हड़प्पा का क्या जारी कर दिया इन्होंने? मानचित्र जारी किया। क्वेश्चन आएगा आपका, बताइए हड़प्पा का मानचित्र कब जारी हुआ? 1856 में। किसने जारी किया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था? हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया था। हाँ या ना? इतना क्लियर है? यस या नो? तो दो लाइनें क्लियर हैं आपकी। चलिए अब हम बात करते हैं। तो देखिए क्या हुआ। अब हड़प्पा के टीले का मानचित्र जारी कर दिया। यहीं से क्या हुआ, आपकी रेलवे लाइन बिछाई जा रही। क्या हो रही थी आपकी? याद रखना। अब क्या हुआ, डेट थी आपकी 1856। कौन सी डेट है आपकी? 1856 ईस्वी में। आपको पता ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 ईस्वी में कराची से, कहां से आपकी? कराची से लाहौर तक। कहां से कहां तक? कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन कब बिछाई गई, तो 1856 में। अब जब आपको पता है कि जब रेलवे लाइन बिछाई जाएगी तो रेलवे लाइन बिछती है, आपको पता है। तो उसमें आपको पता पटरियां बिछाई जाती हैं। क्या बिछाई जाती हैं? पटरियां बिछाई जाती हैं। और पटरियों के बीच में क्या भरा जाता है भैया? आप कहोगे उनके बीच में सर जी कंक्रीट बिछाई जाती है। तो देखिए ऐसी समकालीन पटरियां होती हैं। अरे बोलिए यस या नो? उनके बीच में ऐसी लाइनें डली रहती हैं तिरछी हुई। हाँ या ना? ऐसी ये इनकी दो दो लाइनें बिछी रहती पटरी की। ऐसी होती है या नहीं होती? अब देखिए जब ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी आपकी, तो उनके बीच में जरूरत पड़ रही थी हमें क्या बनने की? कंक्रीट भरने की। किसकी जरूरत पड़ रही थी आपकी? तो आप कहोगे इनके बीच में भरने की जरूरत पड़ रही थी हमें क्या? कंक्रीट भरने की। जब कंक्रीट भरने के लिए दो व्यक्ति पहुंचे। कितने व्यक्ति पहुंचे हैं? दो व्यक्ति। ठीक है ना। एक और एक और दो मित्र। कितने मित्र हैं? दो मित्र। एक का नाम था जॉन बर्टन, दूसरे का नाम था विलियम बर्टन। याद रखना है कंक्रीट भरने कौन कौन पहुंचे आपके? जॉन बर्टन और दूसरे का नाम क्या है आपका? विलियम बर्टन। बताओ कितने व्यक्ति पहुंचे कंक्रीट भरने के लिए? दो व्यक्ति। इनको ठेका लिया था बेचारों ने, रेलवे लाइन बिछवा रहे हैं। हाँ है ना। अब तुम्हें पता है कि जब रेलवे लाइन बिछाई जाती है तो उसके आसपास देखा जाता है कहाँ पर टीले हैं या पहाड़ हैं, वहीं से खोद कर लाएंगे वो। यहीं पर इनको बहुत दूर एक नदी के किनारे क्या हुआ? एक नदी के किनारे, ये नदी है, इस नदी के किनारे एक जो है टीला नजर पड़ा। क्या पड़ा इनको? एक टीला नजर पड़ा, जिस पर क्या था आपका? ईंटे से बना हुआ था। टीला किससे बना हुआ था आपका? ईंटों से मिलकर बना हुआ था। याद रखना आपको। ठीक है ना। टीला किससे मिलकर बना हुआ था आपका? ईंटों से मिलकर बना हुआ था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो टीला दिख रहा था इनको, वो कौन सा टीला था? तो आप बताएंगे भैया ये हड़प्पा का टीला था। कौन सा टीला था? हड़प्पा का टीला था। अब क्वेश्चन ये आता है, हड़प्पा का टीला इनको दिख रहा था जब ये जॉन बर्टन
और विलियम बर्टन दोनों चलते चलते जा रहे थे, इनको एक रास्ते में नदी मिली। अरे बोलो यस या नो। अब नदी मिलेगी तो नदी का नाम भी आएगा, बढ़िया दोनों ने नहाया धोया बेहतरीन तरीके से, पानी पी लिया, मन में विचार आया भाई इस नदी का नाम क्या है। तो नदी का नाम जब पता पड़ा तो उन्होंने बताया भाई इस नदी का नाम है रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो आप भूल मत जाना जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने किस नदी में पानी पिया था, तो आप बताएंगे उस नदी का नाम क्या है? रावी। याद रखना आपको, रावी नदी। इसीलिए याद रखना है जो जॉन बर्टन है और विलियम बर्टन है, दोनों को ही बर्टन बंधु के नाम से जाना जाता है। लिख लीजिए आप, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन को किस नाम से जानते हैं अपन? बर्टन बंधु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बर्टन बंधु के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा के टीले कंक्रीट बिछाने का कारण, या हड़प्पा के से जो टीला था उससे ईंटें निकालने का काम किसने किया था? बर्टन बंधुओं ने किया था। उनका नाम क्या क्या था? जॉन बर्टन और विलियम बर्टन नाम था उनका, याद रखना है। और इन्होंने क्या किया था? जो पटरियां थी, पटरियों पर कंक्रीट बिछाते थे। क्या करते थे आपके? कंक्रीट बिछाने का इन्होंने काम किया था। रेलवे लाइन कहां से कहां तक बिछाई जा रही थी? तो आप बताओगे कराची से लाहौर बिछाई जा रही थी। कब बिछाई जा रही थी? 1856 में बिछाई जा रही थी। इधर तक क्लियर है या नहीं? चलिए अब हम बात करते हैं आगे। जब आपने कंक्रीट तो बिछाई दी है, क्या हो गई? रेलवे लाइन आपने बिछा दी है। हमें कोई दिक्कत है क्या? बताओ आपको कोई दिक्कत है रेलवे लाइन चालू हो गई तो? हाँ है ना। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो हड़प्पा के टीले थे उनसे जो ईंटें निकाली गई, किसने आदेश दिया था ईंटें निकालने के लिए? तो ईंटें निकालने के लिए आदेश किसने दिया था? बर्टन बंधु ने। तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप, हड़प्पा के टीले से, हड़प्पा के टीले से ईंटें निकालने का आदेश किन्होंने दिया? तो आप बताएंगे आदेश जो दिया था वो किसने दिया था? बर्टन बंधुओं ने। किसने आदेश दिया है? बर्टन बंधुओं ने आदेश दिया। अब और इम्पोर्टेंट याद रखना है, जब ईंटें निकल गई हैं आपकी, पटरी बिछ गई है, पक्का उत्खनन तो एक बार हो चुका है आपका। अब क्या हुआ कि 1856 के बाद और डेट अगली आई, तो वो डेट आती है एक आपकी 1899। कौन सी डेट आती है आपकी? 1899 से 1905 तक। एक जो उस समय गवर्नर जनरल है जिनको वायसराय कहा जाता था, वो आए आपके, जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन। कौन आया आपके? लॉर्ड कर्जन। उन्होंने देखा कि भाई इधर से तो ईंटें मिल रही और बहुत ऐतिहासिक, तो उन्होंने एक विभाग की स्थापना कर दी जिनका नाम था भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। तो याद रखना है 1899 से 1905 तक उस समय जनरल गवर्नर, जिनको हम गवर्नर गवर्नर जनरल कहते हैं, गवर्नर जनरल, गवर्नर या गवर्नर जनरल, या जिनको एक और नाम भी दिया जाता था, क्या दिया जाता है? वायसराय। तो जिनका नाम क्या था आपका? तो आप बताएंगे लॉर्ड कर्जन, है ना। लॉर्ड कर्जन के समय ही ने एक क्या बनाया आपका? इन्होंने ही स्थापना की किसकी? भारतीय भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की। याद रखना है आपको मेरे भाइयों कि अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो बताइए भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय की गई? लॉर्ड कर्जन के समय की गई। इतना क्लियर है कि जब इन्होंने ईंटें खोज ली, आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, ईंटें निकाल ली हम और धीरे धीरे उत्खनन करते रहे, तो आपसे क्वेश्चन पेपर में आएगा कि बताइए हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया था? किसी ने आप कहते सर कहीं कहीं तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता नाम देखने को मिलता है, कहीं कहीं हड़प्पा सभ्यता कह देते हैं, कहीं कहीं सिंधु घाटी नाम दे देते हैं। तो नाम क्या है? किसने नाम दिए? कितने भागों में नाम दिया गया? तो आपको लिखना है, लिखिए, आप लिखेंगे
कि जो नामकरण किया गया इसका हड़प्पा का, क्या किया गया आपका नामकरण। नामकरण जो है वो कितने नाम किए गए हैं इस सभ्यता हेतु? 3 प्रमुख नाम है। कितने नाम है इस सभ्यता के? कितने हैं? 3 प्रमुख नाम है। याद रखना आप, कितने प्रमुख नाम है आपके? 3 प्रमुख नाम है। आपके भी नाम हो, हाँ या ना? अरे बोलिए यस या नो। आपके कौन से एक एक नाम? तो इतनी पुरानी सभ्यता उसके कैसे एक ही नाम हो जाएगा? आपके भी नाम होते गोलू मोलू सोनू, हाँ या ना? तो ऐसे इसके नाम थे। एक नाम था सिंधु घाटी। क्या नाम था आपका जिसको नाम देंगे आप? सिंधु घाटी, हाँ या ना? दूसरा नाम बोलते हो आप सिंधु सभ्यता। क्या नाम दिया जाता है इसको? सिंधु सभ्यता नाम देते हैं। और तीसरा आप नाम देते हैं इसको क्या? हड़प्पा सभ्यता। देते हैं या नहीं? अरे बोलिए हाँ या ना? आप भी नाम देते, नाम ले लेते बार बार, कभी सिंधु घाटी कह देते, कभी सिंधु सभ्यता कह देते, कभी हड़प्पा नाम दे देते। मैं माजरा क्या है, कहाँ से नाम आया? तो आप कहेंगे कि जो सिंधु सभ्यता नाम आया, याद रखना आप, क्या नाम आया आपका? सिंधु सभ्यता, यानी सिंधु नदी के किनारे के आसपास क्षेत्र के स्थल मिले हैं। सिंधु सभ्यता में किस किस को शामिल किया गया आपका? सिंधु नदी के, सिंधु नदी के आसपास, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों को, याद रखना आपको, सिंधु सभ्यता में किस किस को शामिल किया गया है? सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों को शामिल किया गया है ना? जो हमें क्षेत्र मिले हैं वो सब किस में आ गए आपके? सिंधु सभ्यता में नाम में आ गए। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु घाटी नाम किसने दिया था, तो सिंधु घाटी नाम देने वाले थे, उनका नाम था रफीक मुगल। याद रखना, सिंधु घाटी नाम किसने दिया? तो आप नाम बताएंगे, रफीक मुगल ने नाम दिया है। किसने नाम दिया है प्यारे बच्चों? रफीक मुगल ने नाम दिया है क्या? सिंधु घाटी नाम दिया है। और अब आगे हम बात करेंगे कि हड़प्पा नाम आपको कहाँ से मिला है। क्या नाम मिला है? हड़प्पा नाम कहाँ से मिला है? तो याद रखिए, अब हम बात करते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका नाम कहाँ से मिला और कहाँ हमें सबसे पहले देखने को मिला। तो आप नोट कर लीजिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता नाम या सिंधु घाटी सभ्यता, ऐसे लिख लीजिए आप, सिंधु सभ्यता नाम, कौन सा नाम की बात चल रही है आपकी? सिंधु सभ्यता नाम जॉन मार्शल, क्या नाम है आपका? जॉन मार्शल ने दिया। याद रखिए आप, 2 नाम हैं आपके। पहला कौन सा नाम था? रफीक मुगल ने सिंधु घाटी नाम दिया है। सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया है? तो सिंधु सभ्यता नाम दिया आपका किसने? आप बताएंगे जॉन मार्शल ने दिया है। इतना क्लियर है या नहीं? और आपको पता है हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो भूलना नहीं है आपको, हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम किसने उल्लेख किया था? जहां पर रेलवे लाइन बिछाने से पहले की बात चल रही थी आपकी, तो हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम बात की थी किसने? चार्ल्स मैनसन ने। तीनों नाम आपको मिल गए हैं। पहला, हड़प्पा के बारे में नाम किसने दिया? चार्ल्स मैनसन ने। सिंधु घाटी नाम किसने दिया? तो बताइए, सिंधु घाटी नाम किसने दिया था आपका? रफीक मुगल ने। और इसके बाद आप बात करते हैं सिंधु घाट सभ्यता नाम किसने दिया है? जॉन मार्शल ने दिया है। अरे बोलिए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने? अब आप कहेंगे जॉन मार्शल ने तो नाम दिया, कहाँ दिया था जॉन मार्शल ने नाम? तो आप बताएंगे, उस समय एक पत्रिका चलती थी 1932 में। कब की बात चल रही है आपकी? 1932 ईस्वी। 1932 ईस्वी में अखबार, एक पत्रिका थी जिसका नाम था, एक साप्ताहिक पत्रिका, लिख लीजिए, एक साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम था लंदन वीकली। क्या नाम था उसका? लंदन वीकली। आप होता ना कई बार अपन पेपर पढ़ने जाते हैं, कुछ जानकारी आपको मिल जाए, तो इन्होंने सर्वप्रथम नाम दिया था कहाँ पर? जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता नाम दिया। कहाँ पर देखने को मिला हमें?
साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम क्या था आपका, लंदन वीकली में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। देखो क्या होता है कि जब भी कोई भी वस्तु धीरे धीरे फेमस होती है तो उसका नाम न्यूज़पेपर में आ ही जाता है। जैसे आपने देखा कहीं पर मूर्ति निकल आए भगवान की तो पेपर में दूसरे दिन मिलनी ही मिलनी है ना। ऐसे इसके अवशेष मिलते जा रहे थे तो इसको किस में निकलवा दिया गया, न्यूज में निकलवा दिया गया, हाँ या ना। अब देखिए अब हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है। हेडिंग डाल लीजिए आप। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम की बात करते हैं, है ना। किसकी बात आती है आपकी, सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम की बात करते हैं। तो लिखना नंबर फर्स्ट जो जानकारी दी है वो आपके इसके जो निदेशक माने गए हैं, लिखना आप सिंधु घाटी सभ्यता के निदेशक जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता के निदेशक कौन माने गए आपके, जॉन मार्शल ने इसका कार्यकाल, इसका जो टाइम पीरियड इन्होंने बताया है वो बताया 3250 ईसा पूर्व से, क्या टाइम पीरियड बताया है, 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक बताया है। टाइम पीरियड आपको याद रखना, कहाँ से कहाँ तक बताया इन्होंने, तो आप बताएंगे इनका टाइम पीरियड में इन्होंने कहाँ से बताया, 3250 से 1750 तक का इन्होंने टाइम पीरियड बताया। देखो अलग अलग समय आपको देखने को मिलेगा। पहला टाइम पीरियड याद रखा किसके अकॉर्डिंग है, से जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग। अब दूसरे जो आते हैं आपके वो हम बताते हैं रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर। किसके आधार पर बताते हैं हम, रेडियो कार्बन पद्धति, जिसका नाम कहते हैं हम क्या, C40 के अकॉर्डिंग, जिससे हम वस्तुओं की उम्र का पता लगाते हैं, ठीक है ना, के अनुसार। रेडियो कार्बन C40 के अनुसार अगर हम बताना चाहें तो इसका समय कब से कब तक बताया गया है, तो आप बताएंगे इसका जो समय बताया गया है वो आपका 2350 से 1750 बताया गया है। कहाँ से कहाँ तक बताया गया आपका, तो आप बताएंगे 2350 ईसा पूर्व से कहाँ तक बताया गया आपका, 1750 ईसा पूर्व तक। और याद रखना ये जो समय है यही सर्वमान्य समय है। कैसा है आपका, सर्वमान्य समय। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक की सभ्यता मानी गई, इसका समय पीरियड कब से है हड़प्पा सभ्यता का, 2350 से 1750 आपको आंसर लगा के आना है। अगर कोई नाम नहीं है तो, वैसे तो नाम अलग अलग बताए गए हैं आपके। अरे बोलिए यस या नो, यही सबसे प्राचीन मत माना जाता है। अब यही अगर हम बात करें कि आपके एक व्यक्ति आए जिनका नाम था, नाम लिख लीजिए आप, उनका नाम क्या है, तो उनका महान व्यक्ति है, उनका नाम था डीवी अग्रवाल। क्या नाम है उनका, डीवी अग्रवाल। तो डीवी अग्रवाल के अनुसार अगर पूछें तो डीवी अग्रवाल ने भी इसका समय बताया है, वो कितना बताया आपका, 2350 से 1750। याद रखना ये किसने भी बताया आपका, डीवी अग्रवाल। क्वेश्चन आता है पेपर, बताइए डीवी अग्रवाल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का कारण टाइम पीरियड कितना है, तो आप बताएं कितना है आपका, 2350 से 1750। अब हम बात करते हैं सर, हमने एक सबसे ज्यादा जो नाम सुना हुआ है, आप कहते हैं हर चीज एनसीईआरटी से पढ़ाई, पेपर भी आता है किसमें से आता है आपका, एनसीईआरटी से आता है। तो एनसीईआरटी इसका क्या समय बताती है, तो लिख लीजिए आप एनसीईआरटी के अनुसार। किसके अनुसार बात करते हैं हम,
एनसीईआरटी के अनुसार बात करते हैं तो एनसीईआरटी ने इसका जो समय बताया है वो 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा, याद रखना। क्या समय याद रखना है आपको? 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व इसका समय बताया गया है। किसके अकॉर्डिंग है? आपका एनसीईआरटी के अनुसार। 3 समय है जो आपको याद रखना है। कौन कौन से समय है आप बताएंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के निदेशक जॉन मार्शल ने क्या समय बताया आपको? तो आप बताएंगे 3250 से 1750। दूसरे जो आपको रेडियो कार्बन पद्धति है यानी C40 के अनुसार क्या समय बताया गया आपको? 2350 से 1750। यही नाम बताया किसने आपको? डीवी अग्रवाल ने। यही आपकी जो है सर्वमान्य पद्धति मानी जाती है, यानी यही डेट आपको याद रखनी। और बाकी अगर आपसे पूछा जाए 2350 से 1800 जो है यानी 2500 से 1800 जो समय है वो किसके अनुसार बताया गया है? एनसीईआरटी के अनुसार बताया गया है। और अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले, अब हम एक नगर की बात करते हैं। अभी हमने हड़प्पा के बारे में देखा था, हड़प्पा के टीले मिल चुके हैं आपको। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में आगे बताइए हड़प्पा के टीलों का अभी तक कितनी बार उत्खनन किया गया है, तो वो नाम आपको बताना है। तो कमेंट करके आंसर दीजिए आप कि हड़प्पा के टीलों का अभी तक कितनी बार उत्खनन हो चुका है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप। अब हमारा जो टॉपिक ही है जिसका नाम क्या है आपका? हड़प्पा। हड़प्पा एक नगर है। अब हम सभ्यता नहीं पढ़ेंगे, अब उसके इस प्रॉपर क्षेत्र पढ़ते हैं, है ना। तो वो कौन सा नगर है आपका? हड़प्पा की बात करते हैं। तो हड़प्पा की अगर खोज की बात करते हैं, क्या करते हैं हम? हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे हड़प्पा की खोज जो नाम देखने को मिलता है वो 1921 ईस्वी में। कब की डेट है आपकी? 1921, जिनका नाम था राय बहादुर साहनी। क्या नाम है उनका? नाम मत भूल जाना। जो बहादुर होते हैं वही खोज करने जाते हैं। जंगलों में कौन जाएगा? जो डरता है वो कभी नहीं जाएगा। आप बताएंगे जंगलों में वही जाएगा जो निडर है, यानी जो डरता नहीं है। इसलिए इनका नाम है, वो क्या है इनका? राय दयाराम। नाम नाम लिखिए इनका नाम। नाम क्या है? राय बहादुर। राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। क्वेश्चन याद रखना है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किसकी खोज की? आपकी हड़प्पा की खोज की। ठीक है ना, हड़प्पा नगर की खोज इन्होंने कर दी। तो सर्वप्रथम इन्होंने खोज की और इनको ही क्या माना जाता है? आपका उत्खनन का भी कार्य माना जाता है कि सर्वप्रथम हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? तो दयाराम साहनी। इन्होंने उसका उत्खनन कर दिया। अब जो है हड़प्पा पड़ता कहाँ है? लोकेशन कहाँ है? हम ढूंढने जाएंगे तो कहाँ मिलेगा? तो आप बताएंगे ये जो है हड़प्पा, जगह का नाम लिख लीजिए कहाँ पड़ता है आपका। ये पड़ता है पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। कहाँ पर पड़ता है आपका? तो आप बताएंगे पंजाब प्रांत, जो वर्तमान कहाँ पर है आपका? पाकिस्तान। पंजाब प्रांत कहाँ पर है? पाकिस्तान में पड़ता है। सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, जिले का नाम बताओ। तो उस समय जो जिला था, जिले का नाम था मोंटगोमरी। क्या नाम है आपका? तो आप बताएंगे मोंटगोमरी। मोंटगोमरी जो है पुराना नाम है, इसका वर्तमान नाम बताएंगे तो हम साहिवाल जिला। मोंटगोमरी ये पुराना नाम है। कैसा नाम है आपका? पुराना नाम। लेकिन वर्तमान अगर हम बताना चाहेंगे इसको, तो वर्तमान आप बताओगे जिसका नाम है साहिवाल जिला। क्या नाम है आपका? साहिवाल जिला। याद रखना है आप। क्या नाम याद रखना है आपको? वर्तमान नाम क्या है इसका? साहिवाल जिला। कितना क्लियर है या नहीं? जब आपने मोंटगोमरी साहिवाल जिला बता दिया, लड़काना जिला पाकिस्तान पंजाब प्रांत में पड़ता है आपका। ठीक है ना। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो अभी हाल आपको बताया था 2 व्यक्ति थे, बर्टन बंधु और विलियम बर्टन। और कौन था? जिम बर्टन या जॉन बर्टन ने किस नदी में पानी पिया था? रावी नदी में। किस नदी में पानी पिया था? तो आप नदी का नाम बताएंगे क्या? रावी नदी। लेकिन रावी नदी ही नहीं है, अगर मान लो ऑप्शन में नहीं मिला तो। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है?
तो आप बताएंगे इसी का नाम है क्या? पयोष्णी नदी। क्या नाम है आपका? रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? पयोष्णी नदी आपको नाम मिल सकता है। और जो हड़प्पा जो है रावी नदी के बाईं ओर स्थित है। किस ओर स्थित है आपका? बाईं ओर स्थित है। याद रखना, ये भी आपको पूछा जाता है कि बताइए हड़प्पा जो है रावी नदी की किस साइड है ना? तो आप बताएंगे ये रावी नदी की कौन सी ओर है? तो आप बताएंगे बाईं ओर स्थित है। अब देखिए, अगर पूछा जाए कि हड़प्पा के जो निदेशक हैं, क्या पूछा जाता है इसके? निदेशक। तो इसके जो निदेशक हैं उनका नाम था जॉन मार्शल। कौन थे आपकी? कौन सी कार से घूमते थे जो मार्शल? कार देखी आपने? नाम सुना? एक कार का नाम आता था मार्शल, है ना? शुरू शुरू में बहुत नाम आता था। क्या नाम आता था आपका? मार्शल। तो जो मार्शल से घूमने जाते थे, जॉन मार्शल निदेशक हैं जॉन मार्शल। और उत्खनन करता कौन है आपके? दयाराम साहनी। अभी तक देखिए, जो हड़प्पा की बात आती है कि हड़प्पा जो है इसका अभी तक 2 बार उत्खनन हुआ है। हड़प्पा का अगर उत्खनन करते हैं अपन, यानी हड़प्पा का उत्खनन, इसकी बात करते हैं अपन, हड़प्पा का उत्खनन कितनी बार हुआ है? तो आप बताएंगे 2 बार हुआ है। कब कब हुआ इसका उत्खनन 2 बार? तो वो भी आपको याद रखना है। हड़प्पा का उत्खनन कब कब हुआ है? तो आप नाम बताएंगे। एक हुआ था 1926 में। कब हुआ था आपका? 1926। और दूसरा हुआ आपका 1946। एक 1926 और दूसरा कब हुआ आपका? 1946। डेट मत भूल जाना। कब हुआ? 1926 और दूसरा 1946। 26 में कौन गए थे उत्खनन करने? कोई ना कोई तो खुदाई करने गए होंगे। दयाराम साहनी तो गए नहीं होंगे, मार्शल गए नहीं होंगे, कर्मचारियों को भेजा होगा। अब कर्मचारी जो गए थे उनका नाम था, है ना, 26 में गए। 26 में गए तो कौन मिले उनको? माधव मिले, यानी माधव राव। माधव राव स्वरूप वत्स, यानी माधव स्वरूप वत्स। याद रखना आपको कि अगर पूछा जाए कि बताइए 1926 में हड़प्पा का जो उत्खनन है किसने किया था? तो आप बताएं क्या नाम है उनका? माधव स्वरूप वत्स। इन्होंने व्यापक रूप से किया था। कैसे उत्खनन किया था आपका? व्यापक रूप से, बहुत ज्यादा खुदाई की। फिर लालच बुरी बला, जैसे जे खोज करके निकले थे सब कुछ उठा ले गए। बाद में थोड़ा बहुत दोबारा पता पड़ा रही इधर से तो सोना चांदी जवाहरात मिले। जबकि पता खोद खोद करने का पता ईंटें मिली थी केवल यहाँ से। क्या मिली थी? ईंटें मिली। और बाद में फिर 1946 में गए थे, जिनका नाम था, जिनका नाम क्या था? तो इनका जो नाम था वो मार्टिन व्हीलर। क्या नाम था इनका? आप बताओगे? मार्टिन व्हीलर। कौन थे आपके? मार्टिन व्हीलर ने 1946 में किसका उत्खनन किया था? तो आप बताएंगे हड़प्पा का उत्खनन किया था। ठीक है ना? और अगर पेपर पूछता है बताइए व्यापक रूप से कब हुआ था? तो 1926 में, फिर उसके बाद 1946 में। अब जो हम इधर तक क्लियर है या नहीं? हमने हड़प्पा के बारे में ही पढ़ रहे हैं, नदी के बारे में पढ़ लिया, उत्खनन पढ़ लिया। अब बात जो है हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए आप कि हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? तो देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? आपकी हड़प्पा नगर। तो हड़प्पा नगर, हड़प्पा नगर 2 भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था? 2 भागों में विभाजित था। कौन सा नगर आपका? हड़प्पा नगर। अब वो 2 भाग कौन कौन से थे? तो जो 2 भाग थे उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। एक का नाम था पूर्वी टीला। क्या नाम दिया जाता था? एक का नाम था क्या? पूर्वी टीला। और दूसरे का नाम क्या था आपका? पश्चिमी टीला। एक का नाम
पूर्वी टीला, दूसरे का नाम क्या था, पश्चिमी टीला। और अगर जो ऑप्शन में ना मिले तो इसी का नाम था आपका, इसी का जो नाम था उसी को नगर टीला कहते थे। क्या कहा जाता मेरे भाइयों, नगर टीला भी कहा जाता था। और इसको जो नाम दिया जाता था पश्चिमी टीले को, इसको नाम दिया जाता था दुर्ग टीला। क्या नाम देते थे, दुर्ग टीला के नाम से भी इसको जाना जाता था। दो नाम मिल गए आपको। कौन कौन से नाम दिए हमने, पूर्वी वाले को नाम क्या दिया, नगर टीला, और दूसरे का नाम क्या है, दुर्ग टीला। अब कौन कौन रहता था, क्यों इसके नाम पड़े, नगर टीले में इधर जो निवास करते थे वो सामान्य जन। कौन रहते थे आपके, ये जो बनाया गया था वो कौन रहते थे आपके, सामान्य वर्ग के लोग। कौन रहते थे आपके, सामान्य वर्ग के लोगों का रहने के लिए कौन सा टीला था, पूर्वी टीला। लेकिन जबकि प्रशासनिक वर्ग, किस वर्ग की बात चल रही है आपकी, आप बताएंगे, प्रशासनिक वर्ग के लोग यानी अधिकारी जो रहते थे वो किस टीले पर रहते थे आपके, दुर्ग टीले पर रहते थे। याद रखना, ये सामान्य लोगों के लिए, ये ऑफिशियल लोगों के लिए है ना। अब इधर ही एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था मार्टिन व्हीलर। याद रखना कौन थे आपके, एक बहुत इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए, मार्टिन व्हीलर ने, मार्टिन व्हीलर ने दुर्ग टीले, कौन सा टीला आपका, दुर्ग टीले को माउंट एबी की संज्ञा दी। याद रखना है आपको कि अगर क्वेश्चन आ जाए बताइए माउंट एबी की संज्ञा किसे दी गई है, तो आप बताएंगे दुर्ग टीले को। और देने वाले महान पुरुष कौन थे आपके, वो थे आपके कौन, जिनका नाम क्या था आपका, मार्टिन व्हीलर ने दिया था। याद रखना आपको, किसने दिया था आपका, मार्टिन व्हीलर ने दुर्ग टीले को क्या कहा था, माउंट एबी की संज्ञा दी है इन्होंने। इधर तक लिख लीजिए आप जल्दी से, है ना। साथ साथ में आपको नोट डाउन करते चलना है, क्योंकि चीजें एक दो बार आपको बस रिवीजन करनी है और आप कभी नहीं भूलेंगे उन चीजों को, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपने देखा था कि एक नदी जो थी वो बह रही थी आपकी, कौन सी नदी थी, ये रावी नदी बहती हुई जा रही है ना। कौन सी नदी जा रही है आपकी, रावी नदी। अब रावी नदी है, उसमें पानी तो होगा ही होगा, है ना। तो इसमें जो पानी था, देखिए जब ये था पानी तो हमने दो टीलों की बात की। कितने टीलों की बात की हमने, दो टीले। कौन कौन सी, पहले तो जिन नदी का नाम लिख लीजिए, कौन सी नदी है आपकी, तो आप बताओगे जी रावी नदी। रावी नदी का एक और नाम क्या है आपका, इसको ऋग्वेद में, कहाँ पर, ऋग्वेद में इसका नाम मिलता है पयोष्णी। क्या नाम मिलता है आपका, पयोष्णी नाम मिलता है। और हमने दो टीलों की बात की है। कितने टीलों की बात की है आपकी, दो टीले। एक का नाम क्या है आपका, एक पूर्वी टीला और एक कौन सा टीला था आपका, पश्चिमी टीला। दो टीले हैं आपके। कितने टीले हैं आपके, दो टीले। एक का नाम है पूर्वी टीला, एक का नाम क्या है, पश्चिमी टीला। और आपको पता है जो पूर्वी टीला था, कौन सा टीला था आपका, पूर्वी टीला, वो आम जन के लिए था। किसके लिए रहता था आपका, आम जन के लिए था। आम जन का मतलब समझ रहे हो आप, जनता के लिए। और जो था आपका एक और पश्चिमी टीला, ये प्रशासनिक लोगों के लिए था। किसके लिए लोगों का रहता था आपका, प्रशासनिक लोगों के लिए। ये इनके महल अटारी बने हुए हैं, है ना। इधर जो है आपको पता है जी गरीबों के लिए भी मकान बने रहते थे। गरीब बोले तो जो मजदूर वर्ग था, कौन था आपका, मजदूर वर्ग था। याद रखना आपको। और जे अब हम बात करते हैं ये क्या है, इनके बारे में हम विस्तार से समझने वाले हैं, ये हमने क्यों बनाया है, क्या इनका रीजन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी टीले की। किसकी बात करते हैं हम बात कर रहे हैं किस टीले की, पश्चिमी टीले की बात कर रहे हैं। तो जो ये है
इसको हमने क्या नाम दिया? दुर्ग टीला कहा है। क्या नाम दिया हमने इसको? दुर्ग टीला नाम दिया है। इसी को हमने क्या नाम देते हैं? पश्चिमी टीला कहा है। क्या नाम दिया हमने? पश्चिमी टीला कहा है इसी को। अरे बोलिए यस या नो। और यहाँ पर जो लोग रहते थे ये मजदूर रहते थे। यहाँ पर कौन रहते थे? आपके मजदूर, या जिसको हम नाम देते हैं क्या? श्रमिक लोग। कौन रहते थे आपके? श्रमिक। आपको पता है जहां पर अधिकारी रहेंगे वहीं श्रमिक रहेंगे, कर्मचारी। तो ये जो है ये कहां पर रहते थे? इधर इनके मकान बने हुए थे, छोटे छोटे से मकान, है ना। तो ये जो रहते थे ये मकान जो है वो कौन रहते थे? आपके प्रशासनिक अधिकारी। कौन रहते थे? प्रशासनिक अधिकारी रहते थे यहाँ पर, है ना। और अगर आप पूछे जाए जब प्रशासनिक अधिकारी रहते थे और यहीं पर जो होते थे वो छह छह की पंक्तियों में अन्नागार बने होते थे। यानी कितनी की पंक्तियों में? छह छह की पंक्तियों में क्या बने रहते थे? आपके अन्नागार। यानी आपका माल यहीं पर रखा जाता था। कितने की पंक्तियों में मिलते हैं? छह छह की पंक्ति। कितने की पंक्तियों में मिले हमें? छह छह की पंक्तियों में हमें क्या मिले हैं? आपके अन्नागार मिले हुए, ठीक है ना। और जहां से हमें जो साक्ष्य मिले हैं वो किस किस के साक्ष्य मिले हैं? आपके वो हमें मिले हैं गेहूं और जौ के साक्ष्य। किस किस के साक्ष्य मिले हमें? गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पश्चिमी टीले से मिले। क्योंकि आपको पता है प्रशासनिक है, सारा माल आएगा तो इधर ही रखा भी इधर जाएगा आपका। और अब बात करते हैं हम किस टीले की बात करते हैं? हम बात करते हैं पूर्वी टीले की बात करते हैं। तो पूर्वी टीले में ऐसा क्या था? पूर्वी टीले की अगर बात करें तो यहाँ पर एक बीच में हुआ करता था आपका चबूतरा। ये क्या था आपका? इसको बोला गया है चबूतरा। क्या नाम दिया गया आपका? चबूतरा। तो लिख लीजिए आप, ये एक नगर टीला था। क्या था आपका? नगर टीला। क्या था आपका? नगर टीला था। यहीं पर एक बना हुआ था आपका चबूतरा। क्या बना था आपका? चबूतरा बना हुआ था, जहां पर क्या करती थी? महिलाएं धान कूटती थी। महिलाएं क्या करती थी? आपकी धान कूटती थी। महिलाओं ने क्या कर दिया? यहाँ पर धान कूटती थी, ठीक है ना। और आपको याद रखना किसके साक्ष्य मिले हमें यहाँ से? तो आपने कहा महिलाओं के धान कूटने के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? चबूतरे पे से। तो चबूतरा कौन सा है आपका? नगर टीला। या नगर टीले को हमने क्या नाम दिया आपका? इसी को नाम हमने क्या दिया है? पूर्वी टीला के नाम से इसको जानते हैं। और ये जो इसकी सड़कें हुआ करती थी, यानी हड़प्पा सभ्यता के समय जो सड़कें हुआ करती थी वो आपकी 90 डिग्री पर मुड़ती थी। कितने डिग्री पर मुड़ती थी आपकी? 90 डिग्री। देखिए आप इधर से आएंगे सीधे 90 डिग्री, और आप बासोदा का देख लीजिए है जय स्तंभ, है ना जी। आप चले जाओ सिरौन चौराहे, ये चलेगा आप स्टेशन, और जी अपने कोचिंग वाला रास्ता बरेट रोड आए ना, तो ऐसे आप घूम के जा सकते हैं, है ना। और अगर इधर से बात करें तो ये दूसरे रास्ते घूम जाएंगे, आप कैसे घुमा देंगे। तो याद रखना अब आपको। अब अगर लेकिन अगर पूछा जाए कि यहाँ से जो हमें कौन सी किस्म के चावल मिले हैं, तो आप याद रखना यहीं से हमें उत्तम किस्म, नोट लग करके लिख लीजिए, क्या मिले हैं हमें? उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके साक्ष्य मिले हैं हमें? उत्तम किस्म के, यानी जो गुड क्वालिटी के जो हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? तो आप लिख लीजिए उसका नाम है बनावली से। बनावली हरियाणा से। याद रखना आपको जी, अकेला क्वेश्चन अलग से याद कर लेना आप। उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हमें? बनावली हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। और जौ के साक्ष्य तो हमें यहाँ से भी मिले हैं, लेकिन ये उत्तम किस्म की नहीं थी आपकी। और हमें क्या याद रखना है? तो आप कहोगे देखिए अब हम यही चबूतरे की बात करते हैं, तो आपको याद रखना जो हड़प्पा था, किसकी बात चल रही है आपकी? हड़प्पा में जो सड़कें थी आपकी वो लिख लीजिए, हड़प्पा नगर की सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। हड़प्पा नगर की सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। कितने डिग्री पर काटती थी आपकी? 90 डिग्री पर काटती थी। और इंपोर्टेंट करके याद रखना आपको,
अगला लिख लीजिए हड़प्पा नगर के घरों के दरवाजे हड़प्पा नगर के घरों के दरवाजे गलियों की ओर खुलते थे। याद रख लेना कि दरवाजे कहाँ की ओर खुलते थे, आपके गलियों की ओर। तो देखो क्या था, पहले जमाने में आपको पता है कि लोग डरते बहुत थे, एक दूसरे के साथ में ही रहते थे। तो मेन मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर ये गेट कहाँ की ओर खुलते थे, आपके गलियों की ओर खुलते थे। जैसे कि आपको पता है आज वर्तमान में सब उल्टा हो गया है, अब मुख्य सड़क की ओर ज्यादा खुलते हैं। तो वैसा भी आपको याद रखना है, ऐसा शहर था जो हड़प्पा नगर, जबकि कहाँ के घरों के दरवाजे खुल रहे हैं, आपके गलियों की ओर खुलते थे। लेकिन याद रखना है पूरी जो हड़प्पा सभ्यता के तो गलियों की ओर खुल रहे हैं, लेकिन 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 करके लिख लीजिए आप, बट एक जगह फिर भी थी, लेकिन लोथल जगह का नाम क्या है आपका, लोथल। आपको पता है गुजरात में पड़ता है लोथल। उस समय का एक ऐसा शहर था, लेकिन लोथल उस समय का एक ऐसा शहर था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। कहाँ की ओर खुलते थे, आपके मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। किसके दरवाजे खुलते थे आपके, तो आपको याद रखना है लोथल। क्योंकि आपको पता है लोथल उस समय का एक बंदरगाह था। क्या था आपका, बंदरगाह। जैसे मान लीजिए आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी आप गलियों में से घुमा घुमा के सामान लेकर आएंगे, इसलिए वो दरवाजे कहाँ की ओर खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर। जैसे कि आपने वेयर हाउस देखे होंगे, क्या देखेंगे आपने, वर्तमान वेयर हाउस आपने मंडियों में देखे होंगे, इसके दरवाजे कहाँ की ओर होते, मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं, जिससे कि आपके ट्रक वगैरह आसानी से आ जाएं और सामान लेके जा सकते हैं। यही था आपका क्या, लोथल शहर। कौन से शहर की बात चल रही है आपकी, लोथल शहर उस समय का पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा शहर था जिसके दरवाजे कहाँ की ओर खुलते थे आपके, तो आप बताएंगे वो जो दरवाजे थे इसके मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अब एक और इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जो सभी शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के समय की या हड़प्पा सभ्यता के सभी शहर दो भागों में बटे हुए थे। नोट करके लिख लीजिए आप, हड़प्पा नगर या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, लिख लीजिए आप, हड़प्पा सभ्यता के सभी नगर दो भागों में, कितने भागों में आपके, दो भागों में विभाजित थे। कितने भागों में विभाजित थे आपके, तो आप बताएंगे दो भागों में विभाजित थे। लेकिन कहते ना एक्सेप्शन आपको बहुत परेशान करते हैं, लेकिन वहीं पर एक जगह फिर भी थी, लेकिन जिसका नाम क्या आपका, बताइए ऐसा कौन सा था, लेकिन धौलावीरा, जगह का नाम क्या है आपका, लेकिन धौलावीरा एकमात्र शहर था जो तीन भागों में, कितने भागों में आपके, तीन भागों में विभाजित था। याद रखना आपको, हड़प्पा सभ्यता के समय ऐसा कौन सा नगर था जो तीन भागों में विभाजित था, तो उसका नाम क्या आपका, धौलावीरा, आपको याद रखना है। अब और अगर हम बात करते हैं किसकी, हड़प्पा की बात करते हैं, तो आपको पता है हड़प्पा से ही, कहाँ की बात कर रहे हैं अपन, हड़प्पा की बात करते हैं। अब हड़प्पा की बात करते थे, यहीं से मिले हैं आपको क्या, कब्रिस्तान। किसकी बात करते हैं, कब्रिस्तान। तो लिखना हड़प्पा, हड़प्पा नगर में जो कब्रिस्तान थे, लिखना यहाँ
कब्रिस्तान, है ना। याद रखना हड़प्पा शहर में जो कब्रिस्तान थे वो दक्षिण दिशा में होते थे। किस दिशा में बनाए जाते थे आपकी? दक्षिण दिशा में। ये भी आपको याद रखना है। हड़प्पा में जो कब्रिस्तान थे वो किस दिशा में हुआ करते थे आपके? तो आप बताएंगे दक्षिण दिशा में होते थे। और जहां से हमें एक जो कब्रिस्तान नाम सुना है आपका, लिखना। कुछ समय कब्रिस्तान था जिसका नाम था 37 कब्र मिली है। इस कब्रिस्तान से, यहां से लिखना, यहां से हमें 37, यहां से हमें 37 कब्र मिली है जिसका नाम क्या रखा गया आपका? तो आप लिख लेना जिसका नाम R37 कब्रिस्तान रखा गया था। जिसका नाम क्या रखा गया था आपका? R37 कब्रिस्तान नाम रखा गया, जहां लोगों को दफनाया जाता है। ठीक है ना। तो कितने थे आपके? R37। किस क्यों नाम रखा? क्योंकि वहां से हमें कितनी कब्र मिली है? 37 कब्र मिली है। याद रखना जब 37 कब्र थी, देखो ऐसे कब्र बटी हुई थी आपकी, ऐसे सीधी लाइन में उन्होंने क्या बना दी थी आपकी? कब्र, लोगों को दफनाना चालू कर दिया था। कितनी कब्र मिली है आपको? 37 कब्र मिली। लेकिन अगर हम बात करें तो बाद में कुछ समय बाद, कितने समय बाद? कुछ समय बाद देखो क्या होगा, जब ऐसे ऐसे दफनाते जाएंगे लाइन से लोगों को, है ना, ऐसे ऐसे करके एक एक पैराग्राफ में बांट देंगे आप। जब सबको दफनाएंगे तो एक समय बहुत लंबी लाइन खींचती हुई चली जाएगी कि नहीं जाएगी? मैंने कहा कि ऐसे कहाँ तक लाइन खींचते जाएंगे, रोको रोको रोको, जगह की कमी पड़ रही है। वर्तमान में पड़ती है कि नहीं पड़ती? उनने भी कहा रोको। अब कहीं क्या किया जाएगा? कुछ समय बाद दफनाने का तरीका बदल दिया। लिख लीजिए, कुछ समय बाद दफनाने का तरीका बदल दिया। क्या बदल दिया? कुछ समय बाद दफनाने का तरीका बदल दिया। अब आप कहोगे सर दफनाने का तरीका बदल दिया तो फिर कैसे दफनाने लगे? भाई देखो, उस समय फिर दफनाने का उन्होंने तरीका बदल दिया। कैसे दफनाए? देखो, ध्यान से देखो। समझ में आ रहा है आपको क्या बना दिया? एच, क्या बना दिया अपन ने? एच। तो उन्होंने ऐसे ही दफनाना चालू कर दिया। मैंने कहा जगह ज्यादा खराब हो रही ना, ऐसे दफनाओ ना जिससे अपने निकलने में भी दिक्कत ना हो और बढ़िया बेहतरीन तरीके से दफन भी हो जाए, है ना। ऐसे उन्होंने दफना दिया उनको। क्या बना दिया उन्होंने? एच आकृति में बना दिया। तो आपको पता है, हमने पढ़ा है पहली क्लास में ही, यहीं से हमें मोहरों के साक्ष्य मिले हैं, एच कब्रिस्तान से। तो लिख लीजिए आप, यहाँ तक बना लिया आपने। अब हम बात करते हैं इसका जो दफनाने का तरीका बदला है इन्होंने। क्या बदल दिया था? दफनाने का तरीका बदला और उसका नाम रख दिया गया था आपका, इसका क्या नाम मिलता आपका? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान क्या रखा गया? एच। और कब्रिस्तान एच हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। और यहीं से हमें मिली है आपकी यू आकार की सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई है। लिख लेना, यहीं से, यहां से हमें सर्वाधिक यू आकार, कौन सा आपका? यू आकार की मुद्राएं प्राप्त हुई। तो हमें सर्वाधिक मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई आपकी? तो आप बताएंगे जो कब्रिस्तान एच है, कब्रिस्तान एच से हमें सर्वाधिक मुद्राएं मिली हैं। और उन पर कौन सा चित्र बना हुआ आपका? यू आकार की मुद्राएं प्राप्त हुई। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा जाता है। तो इतना सारी जो जानकारी हमने पढ़ी है वो किसके बारे में पढ़ी है हमने? हड़प्पा के बारे में पढ़ी है। और हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं
जिसका नाम है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। क्या टॉपिक है आपका, तो आप बताएंगे, उसका नाम लिख लीजिए आप। क्या नाम है आपका, मोहनजोदड़ो प्राप्त हुआ है, उसका नाम लिख लीजिए मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आता है आपका, मोहनजोदड़ो, या जिसको मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं अपन, है ना, फिल्म भी आई है आपकी। अब देखिए ये जो मोहनजोदड़ो है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका अर्थ लिख लीजिए आप। इसका ही एक और नाम भी कहते हैं, या जिसका अन्य नाम है, इसको शवों का टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, शवों का टीला। क्या कहा जाता है इसको, शवों का टीला, या अन्य नाम, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका, शवों का टीला, या जिसको ही एक और नाम मिलता है आपका, मृतकों का टीला भी कहते हैं। तो नाम क्लियर है या नहीं, क्या नाम दिया हमने इसको, पहला नाम बताया इसको, शवों का टीला या मृतकों का टीला भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अब जो है, इसकी खोज किसने की थी, याद रखना है आपको। इसकी जो खोज की थी आपकी, वो खोज करता थे, याद रखना है, खोज हुई थी 1922 में। कब हुई थी आपकी, खोज करता थे, खोज हुई 1922, जिनका नाम था राखल दास बनर्जी। यानी खोज हुई 1922, और खोजकर्ता का नाम जरूर याद रखना है आपको। खोजकर्ता कौन थे आपके, उनका नाम क्या था आपका, राखल दास बनर्जी। क्या नाम था इनका, राखल दास बनर्जी। क्या नाम था इनका, राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी, ये जिनका नाम शॉर्ट नाम मिले तो अगर आप बताएंगे, तो शॉर्ट नाम मिलेगा आपको आर डी बनर्जी। दोनों नाम याद रखना आपको। आर डी बनर्जी ने खोज किसकी कर दिया आपकी, मोहनजोदाड़ो की। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, मोहनजोदड़ो की खोज तो कर दी है, कहाँ प्राप्त हुआ है, तो जगह कहाँ पर है, जगह का नाम लिख लीजिए, कहाँ पर है आपका, तो आप लिखेंगे सिंध प्रांत, लड़काना जिला, पाकिस्तान। ये स्थान लिख लीजिए, कहाँ पर है आपका, तो स्थान बताएंगे अपन, वो है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत, लड़काना जिला, और लड़काना जिला कहाँ पर है आपका, तो यह आप बताएंगे पाकिस्तान। सिंध प्रांत, लड़काना जिला, पाकिस्तान में क्या मिला आपको, तो आप बताएंगे यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है क्या, तो आप बताएंगे यही हमें साथ क्या मिला है आपका, मोहनजोदड़ो प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। और अब हम बात करते हैं, ये कौन सी नदी के तट पर है, तो आप बताएंगे जो मोहनजोदड़ो है, ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है आपका, सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कौन सा आपका, मोहनजोदड़ो। याद रखना होगा। हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर था आपका, रावी नदी के तट पर था। अब देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें कौन और क्या प्राप्त हुआ है, तो आप लिखना मोहनजोदड़ो से ही, मोहनजोदड़ो से ही हमें और क्या मिला हुआ है, तो यहीं से मिला हुआ हमें एक अन्नागार। क्या प्राप्त हुआ है, हमें एक अन्नागार प्राप्त हुआ है। तो देखिए यहीं से हमें क्या मिला हुआ है, एक अन्नागार मिला हुआ है। चलो बना बढ़िया बेहतरीन तरीके से अन्नागार। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती थी, है ना, जिन पर यहाँ से जाने के लिए क्या होता था आपका, रास्ता हुआ करता था, और आप यहाँ से क्या कर जाते थे, इसमें अनाज भर भर के आ जाते थे अन्नागार। और जब निकालने के ऊपर से भर दिया, आप नीचे से निकाल लेते थे। और आज के जमाने में आपने देखा, वो किसान भी रख रहे थे अपने ऊपर, और आपको जिसको क्या बोलते हैं, बड़े बड़े टंकी टाइप की रहती है, उनमें ऊपर से अनाज भर देते, जब जैसी जरूरत पड़ती है फटक ये खोल के निकाल लेते। अरे बोलिए यस या नो, तो यही था आपका क्या, अन्नागार।
तो लिख लीजिए मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, ये क्या है आपकी, तो आप बताएंगे तो लिखना मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो आप नाम बताएंगे उसका क्या है, अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो आप बताएंगे अन्नागार। और क्या था यहाँ, और हमें क्या मिला, नाच तो रख लिया आपने, क्या रख लिया है, नाच। जब नाच होगा तो जनता भी तो रहेगी कि नहीं रहेगी, हाँ या ना। आपको पता है जब आप अनाज उगाते हैं, अनाज उगाने के बाद और क्या होता है, तो आप कहते हो सर जनता रहेगी तो स्विमिंग पूल भी तो चाहिए। अरे बोलो यस या नो, नहाएंगे काय में, गर्मी आ गई है अब तो। क्या चाहिए हमें, नहाने के लिए स्विमिंग पूल चाहिए। तो हमने कहा रुक जाओ, हम सीढ़ियां तो लगा दो, उतरोगे काय से, है ना। ये यहाँ से मिले आपको क्या, तो सबसे बड़ा स्नानागार, ये उतर गए हो आप। और आप कह रहे हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, देखो आप लोग नहा रहे हो बैठे बैठे, है ना। और आप तो वो गाना सुना है ना आपने, आज ब्लू है पानी पानी, नहाओ बढ़िया बेहतरीन तरीके से। ये आप क्या कर रहे हो, नहा रहे हो उसमें। जब नहा रहे हो तो इसका नाम है, लिख लीजिए, सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल था मोहनजोदड़ो का, किसका था आपका, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा, तो लिख लेना आप सबसे बड़ा, या जिसको अपन बोले सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल, कौन सा स्थल है, सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है। कौन सा था आपका सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल, तो उसका नाम क्या था आपका, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल कौन सा है, तो उसका नाम था स्नानागार। क्या है, स्नानागार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। ग्रेट बाथ, जिसमें बहुत से लोग एक साथ में नहा लेते हैं ना। अब आपको पता है स्विमिंग पूल में एक ही थोड़ी नहाएंगे, जाएंगे सब लोग नहाएंगे, तुम इधर नहाओ तुम इधर नहाओ, ये रामू जी श्यामू ये मोहित हो रहे हैं, ये पुष्पेन नहा रहे हैं इधर ही, है कि नहीं, सब लोग नहा रहे हैं बेहतरीन तरीके से, किसी को कोई दिक्कत है क्या, आप भी नहा लो जाकर, घर की चीज है। और इधर ही देखो पहले ही शब्द लिख रहा है कौन सा, सार्वजनिक, पैसे नहीं ले रहे आपसे, सबके लिए खुला हुआ है, बेहतरीन तरीके से स्नान कीजिए आप, है ना। अब एक बात बताओ आप, जब स्नान करोगे आप, हमने मोहनजोदड़ो पढ़ रहे हैं, मृतकों का टीला है, क्या कहा जाता है इसको, मृतकों का टीला कहा है हमने इसको, ठीक है ना। खोज हो गई है आपकी, पाकिस्तान सिंधु नदी के किनारे है। अब एक बात बताओ, सिंधु नदी के किनारे, नदी के किनारे है, लोग नहा के जाके कहाँ जाएंगे, बताइए कहाँ जाएंगे, तो आप कहेंगे मंदिर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मंदिर जाएंगे। तो याद रखना, पहले एक और लाइन इंपोर्टेंट याद रखिए, जो स्नानागार है, कौन है आपका, स्नानागार है, तो लिख लीजिए जॉन मार्शल ने, कौन है आपके, जॉन मार्शल ने, देखिए इस बृहद स्नानागार को, इस बृहद स्नानागार को तत्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था, तत्कालीन विश्व का आश्चर्य निर्माण कहा, क्या कहा है, आश्चर्य निर्माण कहा, तत्कालीन विश्व का क्या कहा इन्होंने, आश्चर्य निर्माण कहा, किसको कहा था, मोहनजोदड़ो को कहा। इतना क्लियर है, जब हमने इसको आश्चर्यकालीन निर्माण कह दिया उन्होंने, और आपको पता है लोग मंदिर गए, खाना वाना खा लिया आपने, अब कहाँ जाओगे, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, आपने नहा लिया खाना खा लिया है, अब जाओगे कहाँ, तो आप कहोगे अब हम मंदिर जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम, मंदिर जाएंगे। तो लिख लीजिए जब मंदिर जाओगे तो किसकी पूजा करोगे, देवी की पूजा करोगे आप, किसकी पूजा करोगे, देवी की।
तो लिख लीजिए यही मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है हमें मात्र देवी की मूर्ति। लिख लीजिए क्या बताएंगे आप, मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुई किसकी, मात्र देवी की मूर्ति। याद रखना क्या मिला यहां से आपको, मात्र देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है ना, कौन सी प्राप्त हुई है, याद रखना क्वेश्चन दिया था मात्र देवी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की किस नगर से प्राप्त हुई है, तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अरे हाँ या ना, अब याद रखिए आपको पता है कि जब हमें मूर्ति मिली है, देवी मिली है, तो देवता नहीं मिले होंगे क्या, बताओ। देवी अकेली क्या करेंगे, डर नहीं लगेगा उनको, देवी के साथ में कौन मिलेंगे आपको, देवता भी मिलेंगे ना। जहाँ देवियों का वास होता तो वहाँ देवता तो पहले से उपस्थित होते। तो आप बताएंगे देवियां हैं, तो लिख लेना यहीं से हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो से क्या, पशुपति शिव। यानी लिख लीजिए मोहनजोदड़ो की मोहरों पर पशुपति शिव की मूर्ति का चित्रण मिलता है, यहीं से लिखना यहाँ की मोहरों पर पशुपति, कौन की बात चल रही है आपकी, पशुपति शिव का चित्रण मिलता है। अब आपने माता की भी पूजा कर ली, भगवान की भी पूजा कर ली, अरे बोलो यस या नो। अब माता की पूजा कर ली और भगवान की पूजा कर ली आपने, अब बात आती है पूजा कराने वाला कौन, पुजारी होगा कि नहीं होगा, अरे बोलिए यस या नो। पुजारी तो पूजा ही करवाएगा कि नहीं करवाएगा, पुजारी तो ले आए पहले, कहाँ है पुजारी आपके, तो ये आ गए आपके पुजारी। पुजारी दिख रहे हैं आपको, ये हैं आपके पुजारी, जो मंगोलियन पुजारी थे। कौन से पुजारी हैं आपके, मंगोलियन पुजारी। तो याद रखना मोहनजोदड़ो से ही हमें, लिख लीजिए आप क्या बताएंगे आप, यहीं से हमें मिली है क्या, मंगोलियन पुजारी के रूप में मूर्ति प्राप्त हुई है, मंगोलियन पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई। तो मंगोलियन पुजारी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई आपको, तो आप कहोगे कहां से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो देखो अब एक बात बताओ, देवी भी आ गई, देवता भी आ गए हैं, पुजारी भी आ गए हैं, अब थोड़ा का भजन पूजन नहीं करते रहोगे, हाँ या ना, थोड़ा बहुत अब संगीत भी तो हो, जब भी तो मन लगेगा आपका, हाँ या ना। तो यहीं से हमें मिली है क्या, नृत्य रत नारी की प्रतिमा भी मिली है। तो लिख लीजिए कांसे की, यहीं से हमें क्या प्राप्त हुई है, कांसे की नृत्य रत नारी की प्रतिमा। तो हमें नारी की प्रतिमा भी प्राप्त हो गई, कहाँ से प्राप्त हो गई है, तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से। देखो पुरुष भी मिल गए, महिलाएं भी मिल गई, देवी भी मिल गए, देवता भी मिल गए, और आपको और तो और स्विमिंग पूल भी मिल गया है, वेयर हाउस भी मिल गया आपको, और क्या चाहिए तुम्हें बताओ, है ना। तो अब और क्या कहोगे, यहीं से आपको दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति मिल ही गया है, मंगोलियन पुजारी है कि नहीं, देखो बेहतरीन तरीके से हेयर कटिंग करवाता था भैया, आया ना, देखो आप दाढ़ी बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेटिंग सेट है कि नहीं, ये मंगोलियन पुजारी है भाई। अब देखिए यहीं से हम देखो हमें काय की मूर्ति मिली है, कांस्य युग की, यही याद रखना, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। कांसे की बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं हमें, ठीक है ना। तो देखो जहां पर देवी देवता है, स्नान लोग आ जा रहे हैं, वहां पर कब्र तो मिलेगी नहीं, तो लिख लेना मोहनजोदड़ो से, कहां से, मोहनजोदड़ो से, लिख लीजिए आप मोहनजोदड़ो से, कहां की बात चले आपकी,
मोहनजोदड़ो से किसी भी प्रकार की कब्र के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो याद रखना आप, कहाँ की बात चल रही है आपकी, मोहनजोदड़ो की बात चल रही है, तो लिख लेना आप यहाँ से किसी भी, यहाँ से लिख लेना किसी भी प्रकार के, किसी भी प्रकार के कब्र, किसकी बात चल रही है आपकी, कब्र के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। देखो मृतकों का टीला तो तभी जब लोग, आपको पता बाढ़ आएगी, सुनामी आएगी, सूखा पड़ेगी, कुछ भी लोग कब्र मिली नहीं है, नहीं नीचे दफना देते, इसलिए एक के ऊपर एक ही मिले, हाँ है ना, इसलिए इसको मृतकों का टीला कहा गया है। लेकिन कांस्य युगीन सभ्यता है आपकी, कैसी सभ्यता कहा गया है इसको, कांस्य युगीन सभ्यता नाम दिया है हमने। और हमें यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है तो वो और लिख लीजिए आप, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्न अवशेष, अगली हेडिंग डाल लीजिए आप। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष, और कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए, तो देखिए सबसे पहला जो अवशेष मिला है, यही से हमें, देखो एक बात बताओ, जहाँ जनता होगी वहीं सारी व्यवस्थाएं होंगी कि नहीं होंगी। आपको देखो हमने मंदिर भी बनवा दिए, है ना, सुविधाएं कितनी सारी हैं, तो आप यहीं पढ़ोगे लिखोगे नहीं, क्या नाता ही रहोगे स्विमिंग पूल। यहीं से हमें मिले महाविद्यालय भवन के प्रमाण, लिख लीजिए आप, महाविद्यालय भवन के क्या मिलते हैं, प्रमाण। लोग रहेंगे, नहाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो यहीं पर क्या करेंगे, पढ़ाई थोड़ी कुछ पड़ोसी के घर में जाएंगे करने के लिए, दूसरे देश पढ़ने जाओगे, अरे यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे, यहीं नहाएंगे आप लोग, यहीं पूजा करोगे, यहीं पढ़ोगे, है ना। यहीं से हमें मिला है हाथी का कपाल खंड, क्या मिला आपको, हाथी का कपाल खंड भी प्राप्त हुआ है। और लिख लीजिए, तांबे को गलाने की भट्टी भी मिली, तांबे को गलाने की भट्टी भी मिली है। और बताएं और क्या मिला है आपको, तो आप लिख लीजिए, यहीं से हमें कपास, या आप कहोगे सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, कपास या हम क्या कहेंगे सूती वस्त्र, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं आपके, ठीक है ना। और वेरी इंपोर्टेंट करके लिख लेना, कपास की खेती, इसकी खेती की बात चल रही, कपास की खेती करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। ठीक है ना, इतना क्लियर है कि नहीं, हमें क्या क्या मिला है, महाविद्यालय के प्रमाण मिले हैं, हाथी के कपाल खंड मिल गया आपको, तांबे की गलाने की भट्टी मिल गई, कपास सूती वस्त्र के साक्ष्य मिल गए, और कपास की खेती करने का श्रेय किसको जाता है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता को ही जाता है। तो देखिए हमने आज की क्लास में दो टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, हड़प्पा नगर और कौन सा हो गया आपका, मोहनजोदड़ो हो गया है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किसके बारे में, चहुंदड़ो के बारे में, ठीक है ना। तो इसके बाद आप मिलना ना भूलें, नेक्स्ट क्लास में जो आपकी सिंधु सभ्यता का आपका पार्ट 3 रहेगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, कल 5 बजे आपको लाइव आ जाएगी क्लास, और आपको शांति से संचित करके आपको पढ़ाई करनी है, और आपको अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है ना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।